मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये इनका विस्तार से विवरण गोमट सार आदि ग्रंथ में, छपना सार, लब्धि सार आदि ग्रंथों में विस्तार से दिया है। उसी में से उसका सारांश लेकर के ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने उतना उतना पोर्शन कंसंट्रेट करके हमको दिया है, जो हमारे बहुत काम की चीज है। और चूंकि ये उसको कंसाइज कर दिया है एकदम, तो वो हमारे मस्तिष्क में टिक सकता है, बना रह सकता है। और ये पंचलब्धि मात्र की अनुभूति है, उस पूरा मैकेनिज्म कैसे क्या चलता है ये हमारे दिमाग में स्थायी बस जाने वाला है। तो जो लोग ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन किसी को भी चलते फिरते हो गया, किसी ने पानी की एक लुटिया डाल दी तो सम्यक दर्शन हो गया, किसी ने जिनेंद्र देव के दर्शन कर लिए तो तब सम्यक दर्शन हो गया, ये सब मान्यताएं हमारी वास्तव में क्या है उसके बारे में हमें पता लग जाता है। तो भले ही उपचार से कोई कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता कैसे होती है, किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये अब हम लोग विस्तार से समझ गए हैं। इसके अलावा जो अभी जो अंतिम जो इसके वो चल रही हैं, अंतिम बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात अगर हम सम्यक दर्शन से च्युत भी हो जाते हैं एक बार होने के बाद में, तब भी चूंकि एक बार लेवल लग गया है, हम क्वालिफाइड हो गए हैं, इसलिए कालांतर में पुनः सम्यक की प्राप्ति भी होना आसान हो जाता है। ये सब पढ़ करके हमें प्रकृति का हमारे ऊपर कितना उपकार है इसका ज्ञान होता है, और सब तरह से सपोर्ट है हमको इस संसार से निकलने के लिए, बहुत सपोर्ट है। और वो नेचुरल है, आप आगे बढ़ो बोलते हैं, आप हम आगे बढ़ो, हम आपके साथ। तो यहाँ इतनी प्रेरणा दी हुई है जीव को, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। हमारा घबराना तब तक ही है जब हमें पूर्व में जाना है, हम पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हों, तो हमारी स्थिति थोड़ी सी विचित्र हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा मुख पूर्व की ओर हो गया, तो दिशा मिलते ही हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तो मेरा अपन एक आज, हाँ, आप उससे पहले के न्यायालय में एक चीज कहना चाहता था इसमें। जो भी विवरण है, डॉक्टर साहब ने काफी अच्छा एनालाइज किया है कर्णानेव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें जो शुद्ध भावों की जो शुद्धता, एक क्वालिटेटिव वर्ड है एक्चुअली स्पीकिंग। न तो वो भाव बताए हैं कि किस तरह के भाव हैं, ये शुद्धता उसके ऊपर है ज्यादातर। बाकी कर्णानेव के टाइमिंग के हिसाब से वो किस तरह से होता है वो प्रोसेस तो बता दी। लेकिन भाव क्या है एक्चुअल में, जो जो कोई साधु या मुनि जो भाव धारण करता है, इस थोड़ा सा अनक्लियर है इसके बारे में। देखिए, आपकी बात सही है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपसे कोई बोले कि भाई आपने शक्कर खाई है क्या? आप बोले हाँ साहब, कैसी होती है? बोले मीठी होती है। तो आपने मिश्री चखी? बोले मिश्री भी चखी। वो कैसी होती है? बोले वो भी मीठी होती है। तो आपसे कहे कि साहब मुझे खुल के बताओ कि जो शक्कर की मिठास है और मिश्री की मिठास में क्या फर्क है, थोड़ा सा आप एक्सप्रेस करिए। तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे? नहीं, वो तो फिर खुद जान जाओ। यदि है ना? अपने आप बताइए, एक्सपेरिमेंट करो, उस प्रोसेस में लगी है आप और जान जाइए। तो वाणी की अपनी मर्यादा है। वाणी में आप यही कह सकते हो ना कि जो इस गुण स्थान के योग्य भाव, करण लब्धि के योग्य भाव, अब वो भाव कैसे बखान करें वो तो सिर्फ अनुभव का ही विषय है। केवल बिल्कुल। ज्ञानी ही जानते हैं, इसलिए इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इतना कहा जा सकता है जैसे 14 गुण स्थान में उसको डिवाइड कर दिया
कि उस गुण स्थान के भाव। तो वो, और वो भाव कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मिश्री का क्या स्वाद है, गन्ने का क्या स्वाद है, तो आप ये कह सकते हो वो मीठा है या उससे मीठा है या उससे, लेकिन उसमें क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या है, वो आप नहीं बता सकते। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। मैं अपना जस्ट एक ऐसे दिमाग में आया क्या है कि हम लोग समझते हैं चलते फिरते ऐसे ही हो जाता है, जैसे आपने लास्ट में कहा था। जी शुरू शुरू में ऐसा पैराग्राफ में स्टार्ट किया था, चलते फिरते सम्यक दर्शन हो जाए। तो मैं भी सोचा कि किस तरह की चीज हो, लेकिन आपने, वैसे तो सही है कि चलते फिरते तो नहीं होता है, उन्हीं हाँ। में उतरना पड़ता है, उन भावों को भावना पड़ता है, तभी जाके कुछ होता है। वो देखो, उसमें जो अपन ने जैसे ये विस्तार से पढ़ा, अपन को ऐसा लग रहा है कि ये सम्यक दर्शन का प्रोसेस बहुत लंबा है। पहले एक लब्धि प्राप्त हुई, फिर कुछ दिन तक उस लब्धि के साथ घूमते रहे, फिर दूसरी लब्धि आई उसको जेब में रख लिया, फिर तीसरी आई, ऐसे घूमते घामते, फिर जो उस प्रोसेस में पहुंचे, फिर करण लब्धि आई, फिर एक पालथी मार के बैठ गए, फिर आधे करण में चले गए। ये सब अपन को लगता है ये समझाने के लिए अपने को स्लो फिल्म दिखाई गई। वास्तव में तो एक अंतर्मुहूर्त में सारा खेल हो जाता है। सारी जो लब्धियां हैं जो हमको लगता है बहुत साल पहले से आगे पड़ी होंगी, उन सब के योग्य जो भाव हैं, उन लब्धियों के योग्य जो भाव हैं, वो सारी लब्धियों के भाव क्रम से एक के बाद एक घटित होने लगते हैं, और एक अंतर्मुहूर्त में तो खेल हो जाता नहीं सर नहीं, ये आपने तो जो सबसे विवेचन पहले किया, करनी होती है, वो बहुत तगड़ी होती है। नहीं अभी जो आपने विवेचन किया है, है। सर आपने जो अभी विवेचन किया है, हाँ और जो आरपी जैन साहब का सवाल था वो लाजमी था, हाँ मगर आपने जो बोला है ना, खुद के जाए स्वर्ग नहीं हाँ। मिलता दिखता है, वो बात सही है। मगर बात यह है कि उस करण लब्धि के स्थिति तक पहुंचने के लिए जो अपने भावों की विशुद्धता होती है, उसके लिए बैठ के आत्मचिंतन करना और स्वर पर वेद का ज्ञान करना, और परिणामों की तरफ न देखते हुए अपने भावों की तरफ देखना कि भाई मैं तो इन परिणामों का केवल ज्ञाता हूँ। जब ये चिंतन शुरू, अभ्यास शुरू होता है, तभी जीव इस लब्धि, पंच लब्धि के, पांचों लब्धियों के काबिल बनता है। दूसरी बात ये थी कि जो जुला शाह जी ने इतने कंसाइज रूप से और बहुत ही ऑप्टिमम वे में इसका जो एक्सप्लेनेशन किया है, जब यही इतना विस्तृत है, तो गोमट सार में कितना विस्तृत होगा, इसको सोच के तो अभी अपना हाँ माइंड बॉगलिंग करता है। सही कह रहे हो आप। देखो आरपीएन साहब जो बात कही है वो बहुत सहज है और बहुत रेलिवेंट है। जी हाँ। हाँ, क्योंकि देखो अपने को ये जिज्ञासा तो होती है ना कि मैं क्या कर डालूं, मैं हम्म। कौन सी स्थिति पैदा कर दूं कि मेरे इस तरह के परिणाम हो जाएं, वो परिणाम कैसे होते होंगे, उस समय मेरा चिंतन कैसा होता होगा, हम उसको बिल्कुल मूर्त रूप में देखना चाहते हैं। तो ये सबकी अभिलाषा होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे देखो एक जगह आचार्य ने लिखा है कि भाई आज चतुर्थ काल भी अगर होता और समर्थ आचार्य भी होते, तब भी वो आत्मा को टेबल पर रख के तो नहीं दिखा सकते थे कि आत्मा ऐसी होती। है ना, क्योंकि वो अमूर्त है, जैसी उसकी दशा है वैसी ही है। उसका जो है वर्णन आप ना शब्दों में कर सकते हैं, ना कोई भाव भंगिमा से बता सकते हैं। ये तो बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है जो अनुभव गम्य ही है। बिल्कुल सही। तो चलिए। एनीवे, और अनुभव प्राप्त करना जो है वो, क्योंकि अनुभव प्राप्त करना भी, अनुभव में से गुजरना भी एक बहुत ही सुखद सुखद जो कार्य होता है, वो क्रिया। जैसे हम जो कोई अपना पसंद की कोई मिष्ठान या कोई चीज खाते हैं, तो उसको खाते खाते उसका उसमें जो रस आता है, वो प्रोसेस भी काफी सुखद होता है। वास्तव में उस प्रोसेस को ही सुखद कहते हैं, एक बार गले के नीचे उतरने के बाद तो कुछ रहा ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जिन भावों के द्वारा जीव इन पांचों लब्धियों में से होकर गुजरता है और स्वभाव की ओर बढ़ता है, शनै शनै बढ़ता है, और जिस गति से बढ़ता है उस गति से ही उसको आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाती है। उस प्रोसेस में भी आनंद है, उस प्रोसेस की समाप्ति तक तो पहुंचने पर तो एकदम परमानेंट आनंद है, जिसका मैक्सिमम रूप हमको देखने को मिलता है। तो देखो ये हमको एक बहुत, हमें कहना चाहिए कि हम सबका सौभाग्य है कि हमको ये पूरा प्रोसेस देखने को, पढ़ने को मिला।
और उज्ज्वला शाह जैसी समर्थ जो विद्वान रही, विदुषी रही, जिन्होंने हमको हमारी भाषा में इस हद तक समझाया कि न केवल उन्होंने पुस्तक के रूप में दिया, बल्कि उन्होंने जो शिविर लगाया, मैंने आपको बताया था, शिविर का पूरा कंपाइलेशन करके एक पुस्तक निकाली, पंचलब्धि बड़ी वाली। मैं भी उसमें से देख रहा था कि वैसे तो ये इसमें ही बहुत सरल है, लेकिन उसको उन्होंने 3 गुना उसका बढ़ा करके, श्रोता ने क्या पूछा, फिर उसका क्या जवाब दिया गया, फिर उसको क्या क्या शंकाएं आई, वो सब दिया। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो कुल मिला के हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आज या कल में जो हमारा ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर अपन थोड़ी सी जुगाली और करेंगे। उसमें जो हमने पढ़ा, तो खास खास चीजें, सेलिएंट चीजें पढ़ी हमने, कहाँ कहाँ हमको समझने में दिक्कत आई, उन उन पॉइंट्स को अपन दोबारा से एड्रेस करेंगे। हाँ, तो देखिए अपन चलते हैं। देखिए, सम्यक्त से मिथ्यात और दोबारा सम्यक्त इस प्रकार असंख्यात बार, यानी पल्ली के असंख्य असंख्यात में भाग बार हो सकता है। एक बार प्रथमोपम सम्यक्त होने पर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपम सम्यक प्राप्त कर सकता है, परंतु क्षयोपम सम्यक की प्राप्ति तो एक अंतर्मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। इसका कारण देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि प्रथमोपम सम्यक्त या उपशम सम्यक्त और क्षयोपम सम्यक्त में से कौन आप किसको आप ज्यादा अच्छा समझते हैं, बताओ। शिवम सम्मत को। क्यों? नहीं, वो एक बार हो गया हम्म। तो फिर आप द्वितीयोत्तम सम्मत तो लेके छायक सम्मत धारण कर सकते हैं। हम्म। और प्रथमेश्वर सम्मत तो पहले हुआ, फिर द्वितीयोत्तम सम्मत करोगे, फिर तो जाना तो आपको छायक सम्मत तो छायक सम्मत में ही पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक कहा आपने। और नहीं, लेकिन लेकिन यदि जैसे वो तो वो वाली स्थिति हो गई कि हमको एक बार हो गया तो अब आगे कभी भी कर लेंगे हम, हाँ, तो वो एक तरीके से मतलब पासिंग हो गया, मतलब कि एक चलो ये डिग्री ले लेते हैं बाद में देख लेंगे। तो वैसे देखा जाए तो उसी भव से आपको मोक्ष होना चाहिए, या उसी भव से आपको कुछ ऐसी और, तो उसके लिए उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये उपशम डीमेरिट हो सम्यक। जाता है। मेरिट नहीं होती। क्यों डिमेरिट क्यों हो जाता? मतलब डीमेरिट इन द सेंस, मतलब अच्छा, डीमेरिट इसलिए हो जाती है कि आपने जो ले लिया तो आपको छह मतलब आपको आगे के कभी भी आप उसको मिल सकता है आपको, और उसमें आप बढ़ सकते हो। लेकिन इस भव में तो नहीं मिला ना आपको, इस भव में तो आगे नहीं बढ़े थे, इस भव में तो मोक्ष नहीं मिला ना। नहीं नहीं, ये तो देखो पंचम काल की वजह की बात है। हम्म। बाकी जिस काल में भी मोक्ष होता है, उस काल में भी ऐसी स्थिति आती रहती है। प्रथमोपम सम्यक हुआ, एक अंतर्मुहूर्त के बाद में या तो मिथ्यात्व में चला गया या क्षयोपम सम्यक में आया। हम्म। अब क्षयोपम सम्यक जब भी आया, तो क्षयोपम सम्यक का काल कितना है? एक अंतर्मुहूर्त से लेके 60 सागर तक का। हम्म। एक बार वो टिक गया। बहुत सारे जो मुनि अपन पढ़ते हैं ना, जो प्रधानियों की कहानियों में, कि वो सम्यक्त के धारी थे और वो अपने सातवें गुण स्थान में बने रहते, तो क्षयोपम सम्यक्त नहीं, के कारण बने रहते हैं। उस हिसाब से तो मतलब एक एक डिग्री तो आपको आ ही गई, और हाँ, वो 6 अरब सागर तक के लिए वो डिग्री आपकी वैलिड है, 60 साल, कभी भी हाँ, आपको मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हो। तो बिल्कुल। उस हिसाब से तो मतलब इट इज बेस्ट ही है। उसी बीच तो में वो अभी जैसे 60 सागर, कितने कितने भाव निकल जाएंगे उस बीच में। उसमें से किसी भाव में आपको जो है वो क्षयिक सम्यक भी मिल सकता है। और क्षयिक सम्यक मिला और काल भी सही सही रहा, तो मोक्ष भी हो सकता मोक्ष भी हो जाएगा, हाँ, करेक्ट। है ना? तो उस करेक्ट। अपेक्षा से उनकी इनकी बात सही है। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग जो है वो प्रथमोपम सम्यक को ये पढ़ करके उनको लगता करे, अरे अरे हमको क्षयोपम होकर रह गया, हमको प्रथमोपम सम्यक क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको कि प्रथमोपम सम्यक का एक फायदा एक है। वो क्या फायदा है? कि उतने काल में भले एक अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है, जो सम्यक होता है वो क्षयिक सम्यक जैसा निर्मल होता है उसमें। लेकिन उस जिस आदमी को ये भाव आएगा तो हाँ, उसको तो वो भी नहीं होगा, यदि जिस नहीं आदमी का वो भाव। बात नहीं कर रहे हैं अपन, खाली समझने के लिए बात हाँ, कर रहे हैं, समझने के लिए ठीक, हाँ है ठीक। ना? क्योंकि अभी अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें
कुछ लोगों को लगे कि अरे यार प्रथमोपशम सम्यक तो होता तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा भाव आ हाँ, जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले से ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, क्या? ठीक है। मगर सर जो प्रथम सम्यक तो छायावस्था सम्यक तो होगा, उससे पहले प्रथम सम्यक तो होगा ही होगा। नहीं होगा ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं। एक बार अगर निकल गया, चाहे हाँ। प्रथमोपशम सम्यक निकल गया, और जीव जो है काफी दीर्घ काल तक वापस लौट नहीं पाया क्षायुषम हम्म। सम्यक के माध्यम से, तो वो हम्म। एक पर्टिकुलर समय के बाद में, वो वेदक काल निकल जाने के बाद वो मिथ्यात्व में चला जाता। फिर ये से अपन दोबारा पंडित, उसको प्रथम सम्यक धारण करना पड़ेगा। हाँ, फिर उतने सालों के बाद में उसको प्रथमोपशम सम्यक होगा। क्षायुप सम्यक का काल तो निकल गया। तो जब वो प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, तो उसमें इतना तो काल निकल जाएगा, उसके बाद फिर से एबीसीडी पढ़ेगा, फिर प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करेगा, फिर एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो समाप्त होगा, फिर वो क्षायुप सम्यक में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सारी प्रक्रिया फिर से होगी। हो सकता है इसलिए हम भी उसी श्रेणी में हो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हाँ, शुड बी पॉजिटिव। यस। सही बात है। तो देखो, ये सब स्थितियां अपना उत्साह बढ़ाने वाली तो हैं, कि हम क्यों घबराएं। हो सकता है कि अभी भले ही ना हो, 10-20 साल ना हो, इसके बाद में भी हो सकता है कि मान लो कि हम विदेश क्षेत्र में चले गए, तो विदेश क्षेत्र में तो वहाँ मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं और सम्यक दर्शन वहाँ प्राप्त होता है, या हम देवगति में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो प्रोविजन पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो, अपन आगे बात करते हैं। एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त होकर दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति की सत्ता असंख्यात वर्षों तक रहती है, परंतु वह जीव मिथ्यात्व में आने पर असंख्यात वर्ष के बाद दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है, परंतु क्षयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति तो एक अंतर्मुहूर्त पश्चात भी कर सकता है। इसका कारण देखते हैं। जीव मिथ्यात्व में जाता है, तब इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती। जो तीन टुकड़े हुए ना, वो कब तक बने रहेंगे, तो उसका समय बहुत अच्छा खासा लंबा है। कितना लिखा है? इन तीन प्रकृतियों की सत्ता की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहती है, मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ से थोड़ा सा कम, इतना काल जो है वो बनी रहता है। ये सुविधा आपके पास अवेलेबल है। तब अन्य दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहती है। अपन ने कल ही पढ़ा था कि जिस समय ये मिथ्यात्व की दशा आ गई, मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय हुआ, और बाकी की दो प्रकृतियां भी बनी हुई हैं अभी, तो दो टुकड़े और पड़े हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक क्या प्रक्रिया घटित होती है। तो प्रक्रिया ये रहती है कि उदय में तो आ गई मिथ्यात्व प्रकृति, और ये बाकी की दो प्रकृतियां वो डायरेक्ट मिथ्यात्व में नहीं उदय में आ रही है। ये क्या होती है? ये कन्वर्ट होकर के आती है। अन्य दो प्रकृति यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रूप से कन्वर्ट होकर उदय में आती रहती हैं, और उनका एक एक निषेक खिर जाता है। अपन कहते जल्दी करो, जल्दी करो, जब तक कि ये प्रकृतियां पूरी समाप्त ना हो जाएं, उसके पहले ही रिवाइव कर लो। लेकिन अगर रिवाइव नहीं किया, तो उनकी प्रक्रिया क्या चल रही है कि वो मिथ्यात्व के रूप में उनकी उदय होते होते उनके निषेक खिर रहे हैं। नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। तो दो प्रक्रियाएं हो गई। एक तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, दो जो प्रकृतियां हैं ऊपर हैं सत्ता में है, वो भी मिथ्यात्व के रूप में उदय में आ रही हैं। और नवीन बंध जो हो रहा है, वो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का ही हो रहा है। बंध जब भी होगा मिथ्यात्व का ही होगा, वो दो जो टुकड़े हुए उनका बंध नहीं होगा, वो तो उनका कन्वर्शन होगा। तो नया होने वाला बंध तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस प्रकार एक एक निषेक नष्ट होते होते जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता रूप स्थिति बहुत अल्प रह जाती है, तब वह जीव दोबारा इन तीनों प्रकृतियों का तथा अनंतानुबंधियों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है, जिसमें अनंत काल लग सकता है ना। अब समझना बात को, ये कोई रिवार्ड नहीं है कि भाई जल्दी निपट जाओ तो फिर मैं प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करूं, है ना। ये तो उन्होंने बताया प्रोसेस की। जब वो टुकड़ों के बने रहने का समय समाप्त हो जाता है, तब वो जीव को मौका मिलता है प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने का।
बहुत तो अल्प इसमें में यानी। सर, सर हाँ, बोलिए ये बोलिए। जो आपने सीक्वेंस बताया कि एक बार प्रथम से सम्यक चला गया तो ये तीन प्रकृतियां उदय में रहती हैं, और हाँ। मिथ्यात्व की प्रकृति, और बंद होता है केवल मिथ्यात्व का। यस। मगर इस बीच में एक अंतर कोड़ा कोड़ी के बीच में अगर वो प्रयास करे तो वो सीधा चाहे सब सम्यक धारण कर सकता है। बिल्कुल, यही तो बात कर रहे हैं अपन। अच्छा। यही बात कर रहे हैं, आगे भी वही बात करेंगे अपन। अच्छा। बहुत अल्प यानी कितना, इसका प्रमाण कोमटसार कर्मकांड गाथा 615 में बताया है। वहां कहते हैं कि इन दो प्रकृतियों की सत्ता रूप स्थिति त्रस्त जीवों में पृथक्त्व सागर प्रमाण शेष रहती है। पृथक माने 8 से 10 सागर। और एकेंद्रियों में पल्ल के असंख्यात में भाग से हीन एक सागर शेष रहती है। इनका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं। जब सत्ता रूप स्थिति उससे भी कम हो जाती है, तब उसे उपशम काल कहते हैं। देखो उन्होंने क्या बात कही है, ये दोनों में इसको अलग से समझाइए, बताऊंगा आपको। ये समझ में हाँ। नहीं आया पहला पूरा। हाँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि वो जो दो प्रकृतियों की सत्ता जब कम होती हुई, अपन ने बोला अंत है कोड़ा कोड़ी सागर। और अंत कोड़ा कोड़ी सागर इतने वर्ष हैं कि उस बीच में हम कौन कौन सी पर्यायों में होकर के चले जाते हैं। हाँ? अभी हम्म। हम जो है जो त्रस पर्याय तो हमारी है, मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में से हो करके हम मान लो हाथी घोड़े नेवले आदि बन गए। त्रिंच पर्याय में चले गए, लेकिन त्रस में है। तो और पंचेंद्रिय है। तो क्या हो सकता है कि इतने काल होते तक हमारे पास चांस है। इतना चांस है कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर के बीचों बीच वहां तक भी हमको चांस है कि हम रिवाइव कर जाएं पुरुषार्थ करके, और शायद सम्यक सम्यक दर्शन धारण कर लें। ये हमारे पास त्रस पर्याय के बने रहने पर ये पॉसिबल है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि मान लो कि इस बीच हम एकेंद्रीय बन गए, तो हमारे पास कितना चांस है। तो उन्होंने बोला एकेंद्रीय बनने के बाद भी, और एकेंद्रीय बनने के बाद में आपकी जो स्थिति है और भी कम हो गई। कितनी कम हो गई मतलब वो, जहाँ पहले तो जो उतनी स्थिति थी कि अपने पास ज्यादा टाइम था, जब तरस वाली बात चल रही थी। जब एकेंद्रीय बन गए तब तो समय और भी कम बचा है। एक सागर तक की स्थिति अगर है और हम एकेंद्रीय पर्याय में मान लो, तो हम एकेंद्रीय पर्याय में तो तुरंत कुछ नहीं कर सकते पुरुषार्थ। लेकिन एकेंद्रीय से जैसे ही पंचेंद्रीय बनते ही है। आपने देखा ना वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो थे वो सीधे निगोदीय जीव थे। वहां से रिवाइव होकर के और वो मनुष्य बने और उसी भाव से मोक्ष गए, है ना। जिन जो बोल बोल नहीं पाते थे, तो उनको बोला गया था कि महाराज, जो उन्होंने पूछा भगवान से कि ये बोलते क्यों नहीं है, उन्होंने बोला एक ही बार बोलेंगे ये। क्या बोलेंगे, हमें दीक्षा दे दो। या उसी क्योंकि पहले वो बहुत काट चुके थे जो अपने कर्म आदि थे। लास्ट उनकी वो पंचेंद्रिय वाली पर्याय थी, और वो काट कर, जैसे कि बहुत सारे जीवों को निगोद पर नरक पर्याय लास्ट होती है, वो काट करके और आ जाते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसे ही है। अगर वो एक इंद्रिय जीव में हम हैं और हमारे पास में एक सागर की अभी भी समय है, एक सागर की स्थिति में वेदक काल अभी मौजूद है, तो इस बीच में हम पंचेंद्रिय बन गए, तो हमारे पास अभी एक सागर तक की स्थिति है ना। तो हम वापस से रिवाइव करके वेदक काल का उपयोग करते हुए क्षयोग समित सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। ठीक है सर। तो बिल्कुल। तब ठीक तक है, के बिल्कुल। काल, हाँ उसको और आगे भी एक्सप्लेन किया है। तब तक के काल को वेदक योग्य काल कहते हैं, जब सत्ता रूप स्थिति उससे भी कम हो जाती है। भाई बहुत मौका दे दिया आपको, अब आप नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसे उपशम काल कहते हैं। आपका वेदक काल खत्म हो गया है, अब जो काल बचा है उपशम काल बचा है, उसमें भी। अब उपशम काल में तो आपको पूरा के पूरा समय है, करोड़ों अरबों वर्षों में जब आपको होगा वो होगा। लेकिन वेदक काल चला गया, ये बताने के लिए बोल रहे हैं कि अब उपशम काल आया है। समझे। मतलब वो कोई अच्छी बात नहीं है कि ये बताने के लिए कि चलो खुश हो जाओ आपका उपशम काल आ गया है। ये खाली ये समझाने के लिए कि वेदक काल के लिए प्रकृति ने इतना आपको समय दिया
क्या फिर से रिवाइव कर जाए, लेकिन नहीं किया आपने तो वेदक काल समाप्त हो गया। अब जो काल है उस काल को उपशम काल कहते हैं, अर्थात उसमें छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब भी होगा तब प्रथमोपशम सम्यक से ही प्रारंभ होगा। तो इसको उपसम काल क्यों बोला था? ये दो ही काल है वेदक काल में, आप रिवाइव कर गए तो आप जो कुछ है उपशम सम्यक हो गया। वेदक काल के अलावा जितना भी काल है वो उपशम काल है, क्योंकि एक बार तो सम्यक दर्शन उसको हो गया, तो अब दोबारा भी होगा, ये तो पक्का है अच्छा। ना। तो वो दोबारा होगा तो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक होगा। प्रथमोपशम में उपशम शब्द है ना, तो उपशम उपशम काल है। तो मतलब ये हुआ प्रथम सब संबंध जब तक उपसम रहेगा उस काल में। हाँ हाँ, जब तक नहीं, जब तक उपशम नहीं, जब भी होगा उपशम पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, इसलिए उपशम काल कहा अच्छा अच्छा। है ना। क्षय उपशम पूर्वक नहीं होगा, उपशम पूर्वक होगा, इसलिए उपशम काल कहा। वेदक योग्य काल में देखो फिर से और एक्सप्लेन किया है, वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। इनको इन्होंने लिखा है ऐसा जैसे अपन को ये नुकसान हो गया, है ना। क्या लिखा है? वेदक योग्य काल में, लेकिन उसका अर्थ मैंने आपको पहले समझा दिया। वेदक योग्य काल में जीव दोबारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, वेदक अर्थात क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता। यस यस, दैट इज क्लियर। परंतु उपशम काल में वह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। और उपशम काल कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में से कभी हो सकता है उसको सम्यक दर्शन, और जब होगा तो प्रथमोपशम सम्यक से ही प्रारंभ होगा। जैसा कि अनादि मिथ्या दृष्टि के साथ हुआ, वैसा ही अब वो सादि मिथ्या दृष्टि उसी तरह का हो गया। जैसे हम कोई चीज भूल गए, तो भूल गए तो अपन बोलते हैं साहब ये विद्या जो है, बोले तुमने पहले सीखी तो थी, बोले सीखी तो थी, अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया, अनाड़ी हो गया जैसे आप हो गए समय, ऐसा। तो ये बार बार हमको चेता रहे हैं कि भैया इतना समय प्रकृति ने दिया, हम रिवाइव नहीं कर पाए, तो अब जो है मौका तो मिलेगा, लेकिन अब बहुत साल बीत बीत जाने पर वो मौका आए। उपशम काल में वह प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है। इस उपशम योग्य काल में देखो आगे भी लिखा है, इस उपशम योग्य काल में वे दो प्रकृति मिथ्यात्व रूप संक्रमित होने लगती है। होने क्या लगती, मतलब उपशम काल आने के पहले ही संक्रमित हो जाती, उसे उद्वेलना कहते हैं। उद्वेलना का अर्थ समझते हो आप? जैसे वो रस्सी होती है ना, रस्सी पहले बटी बट बांटते थे ना, क्या बोलते थे उसको, इसमें रस्सी में वो लगाते हैं, अंटी लगाते थे। तो वो अंटी जो है जब उसकी निकल जाती थी, बल निकल जाते थे, तो फिर उसके अंदर में वो बल नहीं रहता था, वो शक्ति नहीं रहती थी, है ना। तो यहाँ उद्वेलना का अर्थ क्या है कि आपने बड़े परिश्रम से वो मिथ्यात्व के दो टुकड़े करके उनमें सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को बनाया था। अब वो समय समाप्त हो गया, तो वो वापस उनका बल निकल गया और रस्सी बिना बल की हो गई, इसे उद्वेलना कहते तो उस समय ये दोनों प्रकृतियां संक्रमित होके हैं। हाँ, मिथ्यात्म में मुक्त हो जाती हैं। कन्वर्ट कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल, है ना। मिथ्यात्म पहले जाके होके मर्ज हो गई उसमें। मर्ज हो गई, वही लिखा पहले, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होकर वह सत्ता में से नष्ट होती है, उसके पश्चात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी उद्वेलना होकर नष्ट होती है। देखो कितनी बारीकी से, मतलब जो कार्य होता है बारीक तो होता ही है, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको भाषा के माध्यम से उस प्रक्रिया तक पहुंचने का मौका मिल रहा है कि क्या होता है। केवल ज्ञानी ने तो जाना, उन्होंने जो कुछ कहा उसका अनंतमा भाग गणधर ने गूथा, उसका अनंतमा भाग जो है वो प्रकाश में आया, उसका अनंतमा भाग आज के युग में शास्त्रों के माध्यम से हमें मिल रहा, अनंत अनंतमा भाग। लेकिन उससे भी उतने अनंत में भाग से हमारा काम चल जाने वाला है। ये शब्द आप पढ़ोगे ना तो आपको बड़ी खुशी होगी, वो द्वेलना कैसे होती है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, रस्सी का ये उदाहरण मिलेगा आपको। तो ऐसे हर एक शब्द के पीछे जो है ना बहुत अच्छी से उन्होंने उसका वर्णन किया है। जैसे विसंयोजना शब्द आया है, तो वो कैसे होता है, अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कैसे होती है, वो सब पूरा प्रोसेस।
तो पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होकर वह सत्ता में से नष्ट होती है, फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी उद्वेलना होकर नष्ट होती है। ऐसा जीव सादी मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी की एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति ही शेष रहती है ना। अब वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया और उसकी सत्ता में दर्शन मोहिनी की वो मिथ्यात्व प्रकृति शेष हो जाती है। तो फिर वो जब वो आए प्रथमोपम सम्यक के उसके परिणाम होंगे, तो फिर से वही प्रक्रिया जारी होगी और तीन टुकड़े मिथ्यात्व के होंगे, वो सब प्रक्रिया फिर से होगी। इसलिए एक बार, है ना, देखो अपने यहाँ पहले वो चूल्हे जलते थे ना, तो चूल्हे जलते थे तो वो, अब एक बार वो उसके कंडे वंडे सुलग गए हैं, लकड़ियां जो है वो पूरी उस ताप पे आ गई हैं, तो वो गृहणियां कहती थी जल्दी भोजन कर लो, जल्दी अभी अग्नि जल रही है, अग्नि बुझ जाएगी फिर कुछ नहीं होगा। कि उन्हीं में से जलाते थे पहले, लाइटर और दिया सलाई भी बहुत कम थी, वो चकमक पत्थर से जलाते थे, कहीं कुछ करते थे। तो ऐसे ही यहाँ वो तीन टुकड़े थे, जब तक वो बोल रहे थे जल्दी कर लो, वापस आ जाओ, बुझ जाएगी ये अग्नि, है, तो उसके लिए बोल रहे हैं। इसलिए एक बार प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में गए हुए जीव को दोबारा प्रथमोपम सम्यक प्राप्त करने में असंख्यात करोड़ वर्षों का काल बीच में आता है। इसे प्रथमोपम सम्यक का अंतर कहते हैं। ठीक है सर। परंतु प्रथमोपम सम्यक से गिरकर मिथ्यात्व में आया हुआ जीव एक अंतर्मूर्त के पश्चात ही क्षयोपम सम्यक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उसका वेदक योग्य काल है ना, बार बार ये अपन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रथमोपम सम्यक के बारे में जो अंतर देखा, उतना ही अंतर सासादन गुणस्थान के बारे में भी समझना, क्योंकि प्रथमोपम सम्यक्त में से छूटकर ही जीव सासादन में आता है, क्षयोपम सम्यक्त में से छूटकर नहीं आ सकता। क्षयोपम सम्यक्त जो है वो एक बार चला गया तो फिर वो मिथ्यात्व में चला ही जाएगा जीव। लेकिन यहाँ जो सासादन गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान जब आता है, वो कैसे आता है कि वो अंतर्मूढ़ समाप्त होते ही उसमें से कोई अनंतानुबंधी की कषाय जागृत हुई, तो वो जो गैप था ना, वो गैप वापस नीचे चला जाता है, मतलब उतना अंतर फिर से आ जाता है, वो अंतर भर जाता है, तो इसलिए वो सम्यक्त फिर उसका हट जाता है। सासाधन गुणस्थान के बारे में बताते हैं ना कि जैसे कोई छत से कूदा और उसने मुलेर पकड़ी हुई लटका हुआ है, तो कितनी देर तक वहां रहेगा, इस वो तो थोड़ी सी देर के बाद में हाथ छूट जाएगा और वो नीचे आएगा, लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक ना वो छत पर है ना जमीन पर है। तो उस तरह की स्थिति बनती है। तो वहां उसको, लेकिन उसके बाद में वो निश्चित ही दूसरा गुणस्थान जो है वो समाप्त होते ही, उसका समय बहुत अल्प है, वो मिथ्यात्व में आ जाता है। जबकि तीसरे गुणस्थान में वापस रिवाइव करता है, कर सकता है। प्रथमोपम सम्यक प्राप्त होने पर जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में आता है, तब उसके 41 प्रकृतियों के बंध की विच्युति होती है। हैं, 41 की अपन बात करेंगे। हमने देखा था कि बंध योग 120 प्रकृति हैं, उनमें से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही 41 प्रकृतियों की बंध की विच्युति से होता है। यहाँ विच्युति का अर्थ देखते हैं। देखो, ये मिथ्यात्व संबंधी 41 प्रकृतियां कही जाती हैं, तो वो क्यों कही जाती है, मिथ्यात्व संबंधी क्यों कही है? जो आप पढ़ोगे तो आपको ताज्जुब होगा कि ये मिथ्यात्व संबंधी क्यों है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है तब तक वो प्रकृतियां रहती हैं, और मिथ्यात्व समाप्त होते ही वो प्रकृतियां भी बंद होने को बंद हो जाती हैं, इसलिए उनको मिथ्यात्व से एसोसिएटेड कहा। ठीक है, तो वो भी आपको बताता हूँ। प्रथमोप सम्यक प्राप्त होने पर जीव पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे अविरत सम्यक गुण स्थान में आता है, तो उसके 41 प्रकृतियों के बंध की विच्युति होती है। हमने देखा था कि बंध योग 120 प्रकृतियां हैं, उनमें से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही 41 प्रकृतियों की बंध की विच्युति से होता है। यहाँ विच्युति का अर्थ देखते हैं। जिन प्रकृतियों का बंध
विवक्षित गुण स्थान तक ही पाया जाता है। विवक्षित माने पर्टिकुलर, जिस गुण स्थान तक पाया जाता है उसके ऊपर के गुण स्थानों में नहीं पाया जाता, उसे उस विवक्षित गुण स्थान की बंध विच्छित्ति कहते हैं। है ना? जो जिन प्रकृतियों का बंध एक एक ही गुण स्थान तक, एक पर्टिकुलर गुण स्थान तक आता है, उसके ऊपर वो नहीं पाई जाती, तो अपन क्या कहेंगे कि इस इन प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति इस गुण स्थान में हो गई, क्योंकि अगले गुण स्थान में वो दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों का बंध मात्र पहले गुण स्थान में ही होता है। मिथ्यात्व आदि बोला, दूसरे या ऊपर के किसी भी गुण स्थान में नहीं होता, इसलिए पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कहने में आती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप वो पहले गुण स्थान में वो रहती हैं, किसी के लिए कारण से पहला गुण स्थान बना हुआ है, और पहले गुण स्थान के अंत में ही चली जाती हैं, तो कहने में तो पहले गुण स्थान में ही रही और पहले में ही चली गई, लेकिन चूंकि दूसरे गुण स्थान में वो नहीं पाई जाती, इसलिए यही कहा जाएगा कि वो उनका बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में ही हो गई। इसलिए पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कहने में आती है। विच्छित्ति होना अर्थात बंध का अभाव होना। परंतु पहले गुण स्थान में विच्छित्ति होती है, ऐसा कहेंगे तब उसके अंत समय तक बंध है, परंतु द्वितीयादि गुण स्थानों में बंद नहीं है, ऐसा समझना। है ना? पहले गुण स्थान के काल में उसके अंत तक वो प्रकृतियां बनी रहती हैं, और उसका अंत, उस गुण स्थान की समाप्ति के समय ही वो उनका बंद होना रुक जाता है। दूसरा जो गुण स्थान आएगा उसमें वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है? तुम पूछोगे वहां तो बंद है, फिर भी वहीं पर अभाव हुआ क्यों कहते हैं? ऊपर के गुणस्थान में बंध का अभाव हुआ कहना योग्य है। देखो इन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया कि अगर मान लो पहले गुणस्थान में ही तो बंद हो रहा था, और आप पहले गुणस्थान में ही उनकी बंध विच्युति बोल रहे हो, इसकी बजाय ऐसा बोलो कि उसको दूसरे गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में उनका बंध रुक जाता है, ऐसा बोलो। तो ऐसा बोले तो क्या दिक्कत है, बताओ भाई। नहीं, वो तो ये बता रहे हैं कि बंध विच्छुत्ति जैसे अरंत का 12वें से 13वें गुण स्थान के अंत में, 13वें से चौथे 14वें गुण स्थान के उसके अंत में ही तो पांच प्रकृतियां का अभाव होता है। तो वही स्थिति यहाँ पर है, जो पहले गुण स्थान के अंत में क्या कहते हैं बंध विच्छुत्ति हो जाती है चौथे में जाने से पहले, उसके लास्ट चौथे मोमेंट पर। चौथे में वो दिखाई नहीं देती, इसका अर्थ यह कि चौथे में नहीं है। चौथे में नहीं है, उसके पहले गुण स्थान के अंत में उसकी हो गई। मगर यहाँ ये चीज समझ में नहीं आई कि जब जीव क्या कहते हैं, ये 16 प्रकृतियों की विक्षुप्ति पहले गुण स्थान के अंत में होती है, तो जीव चौथे गुण स्थान में सीधा जाएगा, तो यहाँ दूसरे गुण स्थान का जिक्र क्यों किया गया है? हाँ, वो जिक्र इसलिए किया गया है कि अभी सिलसिलेवार आपको कथन मिल रहा है, पहला दूसरा तीसरा जो कहने की सीक्वेंस चल रही है आपको, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इन प्रकृतियों का जो बंध है वो पहले गुण स्थान में तो है ही नहीं, दूसरे गुण स्थान में भी नहीं मिलेगा आपको, तीसरे में भी नहीं मिलेगा, और चौथे में भी नहीं मिलेगा। तो वो दूसरे गुण स्थान में कोई दूसरी प्रकृति है जिनकी बंध विच्छित्ति होगी, लेकिन भले ही वो दूसरा गुण स्थान ऊपर से गिरते हुए आएगा, लेकिन आपको सीक्वेंस में बताते चल रहे हैं कि पहले गुण स्थान में इतने की होगी, दूसरे गुण स्थान में इतने की होगी, एक दो तीन के हिसाब से चल रहा है। अच्छा। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि पहले गुण स्थान में 16 की हुई, दूसरे में जो है वो 25 की होगी, लेकिन चौथे गुण स्थान में आपको ये 25 और 16 दोनों ही नहीं मिलेंगी, ऐसा है ना। सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। जब आप देखेंगे इसकी अपन गुण स्थानों का परिचय पढ़ेंगे, पहले भी अपन ने पढ़ा था, तो पहले गुण स्थान में जो 16 का जो प्रकृतियों का बंध विच्छित्ति हुई आएगी, दूसरे गुण स्थान का देखोगे तो उसमें 25 का आएगा, तो 41 हो गई, तीसरे में कुछ होता नहीं है, तो चौथे में भी
आपको वो स्थिति मिलेगी। 25 + 21 वो गायब, 16 गायब मिलेंगी। नहीं तो यहाँ प्रश्न उठता है साहब जी। कि पहले गुण स्थान में आपकी 16 चली गई हाँ। और पहले से जीव सीधा चौथे में जा रहा है, हाँ, जा रहा है, तो जा रहा दूसरा दूसरा गुण स्थान तो आया ही नहीं, तो 25 का जिक्र कहाँ से आया? यही है। मैंने प्रश्न बताया ना अभी आपको। गिरजा जी ने पहले पूछा था कि जब पहले गुण स्थान से जीव चौथे गुण स्थान में आता है तो हाँ। दूसरे गुण स्थान का क्या रहता है? तो आपने बताया कि वो तो जीव सीधा पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आता है। हाँ। जैसे बंबई से दिल्ली से बंबई फ्लाइट पड़ी, नीचे का स्थान आया ही नहीं, हाँ। तो दूसरा गुण स्थान जब आता ही नहीं है बीच में, तो उसका जिक्र 25 प्रकृतियों की विक्षुप्ति का क्यों आया यहाँ पर? अभी तो मैंने बताई आपको ये बात। मैंने आपको ये बताया कि सीक्वेंस में बता रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान जो सीक्वेंस में आएगा ना, इसके लिए बता रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं आप। ये जब नहीं, वो आएगा सीक्वेंस गुण स्थान। सीक्वेंस की बात तो जब आएगी ना, जब वहां पे वो रुकता हो, जब वहां रुकता ही नहीं है तो सीक्वेंस कहाँ से आ गया? जब वो कहने वो तो स्किप हो जाता है, स्किप कहाँ नहीं, हुआ फिर यहाँ पे? फिर से 25 अभी की बात आ गई यहाँ पे। ये तो देखो, कंफ्यूजन निकल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए आप। जैसे मैं आपको एक चार्ट बनाऊं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 14 गुण स्थान का मैं एक चार्ट बनाऊं, ठीक है? तो मैं आपको खाली ये लिख रहा हूँ कि पहले गुण स्थान में क्या होता है, दूसरे, मैंने आपको ये नहीं बोला कि दूसरा गुण स्थान कब आएगा। मैंने एक खाली आपको एक टेबल बना के दी है, सीक्वेंस वाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके 14 तक मैंने गिनती गिनी। तो वो दूसरे की क्या स्थिति है वो आपको बताने के लिए इसमें यहीं की यहीं बता दिया। नहीं तो आप कहते कि जब बताते, जब वो चौथे से जो है आप दोबारा जब प्रक्रिया बताते, चौथे से जब दूसरे में आया तब बताते कितनी बंद विच्छित्ति हुई, तो तब बता देंगे। लेकिन यहाँ बताने का आश्रय खाली यही है कि यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा करके एक सीक्वेंस में बात चल रही, नहीं उस सर, सीक्वेंस के हिसाब से। बात ये है, जब पहले से जीव चौथे गुण स्थान में पहुंचा हाँ। तो उसकी 141 प्रकृतियों का बंध विक्षिप्ति हो चुकी थी। वो उसमें सत्ता में से चली गई थी या उपसम हो गई थी। तो जब वो हो गई थी पहले से चौथे में, जैसा नीरजा जी ने भी बोला, हम्म। दूसरा गुण स्थान स्किप हो गया, तो दूसरे गुण स्थान का जिक्र ही कहाँ आया यहाँ पर? जब जब गिर के आएगा चौथे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में, तो उस समय बंध विच्छित्ति का कोई मतलब ही नहीं है। वो संसाधन जो स्थिति है उसकी गुण स्थान की, तो उसमें 25 जब स्किप हो रहा है तो दूसरे गुण स्थान की चर्चा ही नहीं है, तो दूसरे गुण स्थान में इनकी विद्धि कैसे हो गई? ये कंफ्यूजन नहीं जा रहा है। चलो अपन आगे देखेंगे इसको, इसके कंफ्यूजन का कैसे निवारण करते हैं। मेरे जो समझ में आया मैंने मोटा मोटा आपको बताया, हो सकता है इसमें और भी कुछ मिस्ट्री हो। तो देखो अपन बात करते हैं। हाँ, आपका कहना यह है कि भाई वो दूसरे गुण स्थान में से होकर के गुजरा होगा, तभी वो 25 प्रकृतियां भी उसके साथ मिल करके चौथे में आके 41 हो गई, है ना? ये आप कहना मेरा चाहते मेरा हैं। नहीं, मेरा कहना तो ये है कि 25 प्रकृतियों का जो पहले तो, अभी ये आप आगे क्लियर भले ही करेंगे, 16 प्रकृतियां कौन सी हैं, 25 कौन सी हैं मिथ्यात्व की। हाँ। हाँ। पहली चीज तो ये है। और अगर इनका 41वां का हो रहा है तो पहले के गुण स्थान के अंत में ही होना चाहिए। जब दूसरा गुण स्थान स्किप हो जाता है तो दूसरे गुण स्थान का यहाँ जिक्र नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन ये है केवल। नहीं इसकी हाँ, देखो जैसे आपने भी एक बात कही थी कि वहां ठहरता नहीं है जीव दूसरे गुण स्थान में, लेकिन हो सकता है कि उसके जो भाव हैं, जब पहले से फ्लाइट ली उसने, पहले से चौथे गुण स्थान की फ्लाइट ली, तो उसमें वो वाले जो परिणाम है वो भी उसमें होते हुए वो चौथे में जाता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, मगर बात तो ये है कि जो ये पहले गुण स्थान में स्पेसिफिकली 16 का अंत बताया है, हाँ, 16 का तो बता दिया, 25 का उसमें नहीं बता बताया। दिया, 25 का अंत नहीं बताया। 25 का मगर जब 25 दूसरे। सेकंड दूसरा गुण स्थान आता ही नहीं है, तो उसका अंत कब बीच में कब लटक के होगा? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी जो बात है उसी को तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वो दूसरे से जैसे होके गुजर रहा है, मतलब वो दूसरे वाले गुणस्थान वाले भाव भी उस जीव के अंदर विद्यमान हो गए होंगे परिणाम, इसलिए वो पहले से चौथी में जब लैंड करता है तो जो बचे हुए परिणाम है जो दूसरे गुणस्थान के, वो भी उसके साथ में जुड़े होते होते होंगे। इसी इसी प्रकार से वो होता होगा वो, लेकिन वहां ठहरता नहीं है, वो बात अलग है। तो देखो अपन देखते हैं आगे कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या इसका। तो जैसे मिथ्यात्वादी 16 प्रकृतियों का बंध मात्र पहले गुण स्थान में ही होता है,
हाँ ये हो गया। तुम पूछोगी वहां तो बंद है फिर भी वहां पर अभाव हुआ क्यों कहते हैं, कहाँ पर? पहले गुण स्थान में बंद है और आप पहले गुण स्थान में ही विच्युति बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऊपर के गुण स्थान में बंद का अभाव हुआ कहना योग्य है। अब ये कहो कि साहब ये प्रकृतियां चौथे गुण स्थान में नहीं पाई जाती, तो बोले हम यही तो बोल रहे हैं, चौथे गुण स्थान में नहीं पाई जाती तो उनकी विच्युति कहाँ हुई? तो उससे पहले के पहले में गुण हो गई। स्थान में हुई। हाँ वो बस, तो क्लियर हो गया, वो तो क्लियर वही है। बात। इसे द्रव्यार्थिक नय का कथन कहते हैं, इसे दृष्टांत द्वारा समझें। हम सब देवलाली में इकट्ठे हुए थे। शिविर के पश्चात मोना तुम औरंगाबाद गई और रीना तो हमारे साथ बंबई आ गई। अब मुझे बताओ कि मोना और हम कहाँ बिछड़े? उसका उत्तर होगा हम देवलाली में एक दूसरे से बिछुड़ गए थे। हाँ? यदि मैं पूछूं कि देवलाली में तो हम एक साथ थे, तो तुम वहां बिछुड़ने की बात कैसे कर रही? तब कहते हैं कि उसके पश्चात हम एक साथ नहीं थे, इसलिए वहीं पर बिछुड़ गए, ऐसा कहने की पद्धति है। वैसे ही जहां तक बंद था वहीं पर बंद की विच्युति कहने में आती है। ये तो क्लियर हो गया सर, ये क्लियर हो पहले गया। पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होती है, तो दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होती है। तीसरे गुण स्थान में बंद विच्छित्ति नहीं होती। इसलिए जब जीव सम्यक प्राप्त करता है, तब पहले से चौथे गुण स्थान में जाने पर उसके 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उतना संवर प्रारंभ होता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया है और इससे कुछ अर्थ निकलता है? नहीं नहीं, कंफ्यूजन तो वही रहा, मगर आपने जो एक सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया हाँ कि जो जीव क्या कहते हैं पहले से चतुर्थ गुण स्थान में जा रहा है, हाँ तो उसकी जो 25 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में उनकी विच्युति हो रही है, तो दूसरे के गुण स्थान के इक्वलेंट उसके जो सुतभाव हो रहे हैं, हाँ। उसकी वजह से विक्षिप्ति हो रही है। यही एक्सप्लेनेशन समझा जा सकता है बस कि वो वहां भले ही से वो निकला। वहां भले हाँ भले ही वहां टिक नहीं रहा है इस दूसरे गुण स्थान में, मगर पहले से चौथे में जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें इस वाले पैराग्राफ में ये क्लियर किया है कि दूसरे में 25 की होती है, तीसरे में बंद विच्युति नहीं होती है। भले ही वो पहले से चौथे में जा रहा है, रुक नहीं रहा है, मगर उसकी पहले से दूसरे में ज्यादा विशुद्धि बढ़ी, तीसरे में ज्यादा बढ़ी, चौथे में जाके और विशुद्धि बढ़ी। तो इसका यही कोलाबरेशन मिल रहा है कि जो सेकंड गुण उस स्थान से सेकंड स्टेज में जब पहुंच रहा है, उसकी विशुद्धि हो रही है, तब 25 प्रकृतियों की विशुद्धि हो रही है। यही एक्सप्लेनेशन समझा जा सकता है। मतलब जैसे अपन अपनी एक फ्लाइट जा रही है, तो फ्लाइट जो है एक स्टेशन से निकली, तो वहां पर 16 दोष खड़े हुए थे, उसको क्रॉस कर दिया। आगे का जो एक स्टॉप, आगे का जो एक पड़ाव था उस पर उतरना नहीं था, फ्लाइट डायरेक्ट थी। और वहां पे जो है 25 दोष खड़े हुए थे, उनको भी क्रॉस किया। तीसरी जगह की जो डिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, वहां कोई दोष नहीं थे। तो ये 25 + 16 को क्रॉस करते हुए जैसे ही चौथे में लैंड किया, तो उसके उतने दोष निकल गए। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, यही आता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्योंकि मैं ये बात कहने में इसलिए थोड़ा सा खुल के नहीं बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि एक जगह ऊपर लिखा है कि आप ये मत समझना कि उस गुण स्थान में से होकर के जाएगा, ऐसा एक लिखा हम्म है हमें। तो हम्म। इसलिए मैं उससे बच रहा था, लेकिन उसको ये मेरे नहीं तो वो एक्सप्लेनेशन समझ उसी की वजह से तो कंफ्यूजन और ज्यादा हुआ है सर। तो चलो गिरजा कहीं जी और आपका मिले। हाँ गिरजा जी आपका क्या कहना है? वो कंफ्यूजन तो मुझे भी बना हुआ है, वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ये अगर ये एक्सप्लेनेशन सही है, इसमें कोई अगर मान लो कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ये बिल्कुल सी ठीक है। नहीं, ये वो उससे मेरे को तो उसकी। मैं तो कन्विंस हो रहा हूँ इस एनोलॉजी से। बाकी अभी इसमें 16 कौन सी है, 25 कौन सी है, इसका क्वालिफिकेशन नहीं आया है सर। ये ये अभी आ जाएगा। देखो ये आने वाला है ना, तो ये कल अपन पढ़ेंगे इसको, ये अभी मैं यहीं समाप्त करूंगा, तो कल ये पूरी टेबल आपको बताऊंगा। अच्छा। हम्म। तो ये बोल रहे हैं देखो, चौथे गुण स्थान में यहाँ 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उतना संवर प्रारंभ होता है। ठीक हम्म, है। तो हम्म, चौथे गुण स्थान में और 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होने के कारण पांचवें गुण स्थान वाले जीव के 51 प्रकृतियों का बंध रुक जाता।
पांचवें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की तथा छठवें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। इसलिए पहले से 7वें गुण स्थान में जाने वाले जीव के 61 प्रकृतियों का बंध रुक जाता। देखो अपना वो एक्सप्लेनेशन वो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि जो जीव पहले से सीधे 5वें गुण स्थान में जाते हैं तो उनकी कितनी प्रकृति, 10 और एडिशनल चली जाती। चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई, लेकिन वो चौथे में रुका ही नहीं। हाँ वो सही है, वो एनालॉजी समझ में आ गई सर। नहीं, 10। इवन 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 इससे आगे का एक्सप्लेनेशन है, हाँ पहले से सीधा जीव 7वें गुण स्थान में भी जाएगा तो वहां हाँ पर उसकी टोटल 61 प्रकृतियों का बंद हो जाएगा, मगर वो ना दूसरे पे रुका, ना चौथे पे रुका, ना 5वें पे रुका। बस, मतलब उसकी परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ती चली जाती है कि वो वहां पर पहुंचता ही है, उसमें से होकर नहीं गुजरा के जो उन्होंने पहले बोला था, उसका अर्थ ये है कि वहां रुका नहीं। मेरा रुका नहीं है, इससे और उसके विशुद्धि के अनुसार उतनी हाँ। उतनी प्रकृतियों का बंद रुक जाता है, मतलब सम्मर यस। हो जाता है। क्या नीरजा जी, ये थोड़ा इससे काम चलेगा क्या? चलाना पड़ा। कल आप और समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कल समझे, बहुत बढ़िया। देखो जैसे अब आप पूछ रहे हो ना बार बार, तो ये भी लड़की पूछ रही है, तुम कहोगी माँ उन प्रकृतियों के नाम तो बताओ जिससे हम लाभ या नुकसान का अंदाजा लगा सकें। वो 16 और 41 प्रकृति कौन सी है, उनके नाम पूछने के लिए वो भी बेचैन। तो चलिए कल अपन पढ़ेंगे इसको विस्तार से। बहुत अच्छा लगा सर। स्टॉर्मिंग भी होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। वो बात समझ में नहीं आ रही थी बहुत, अभी आ गई। कभी कभी चलिए, उलझ जाता। संध्या प्रकाश जी की वाणी स्तुति कर। मिथ्यतम है नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सिफा खानी है छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरयानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक धरो सदा देते दो जिनवाणी माता की जय। कार्य सर्ग।